हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी, यानी कि आप लगभग में 6 से 7 घंटे डेली के मोटिवेशन के तहत पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको यूपी पुलिस की वर्दी तो चाहिए है। आज कुछ स्पेशल डिजाइन कुछ तरीके से मैंने थंबनेल यहाँ से गायब हो चुका था, थंबनेल कोई चुरा ले गया था, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर खोल लिया है। क्वेश्चन वही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन थंबनेल यहाँ से कोई चुरा ले चुका था। तो थंबनेल किसने चुरा ले गया, पता नहीं कौन चुरा ले गया यहाँ से। हो सकता है कि कल आप भी पुलिस की वर्दी को चुरा ले जाओ, यूपी सरकार की पुलिस की वर्दी को भी चुरा लिए जाए आप लोगों ने। ठीक है, तो हो सकता है 60,000 जो वैकेंसी है उसमें आपका नंबर पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, या 60,244 में आपका नंबर होना चाहिए। चाहे वो कैसे भी नंबर हो, आपका बस नंबर आपका होना चाहिए। तो मेरा तो थंबनेल आज कोई लेके चला गया, लेकिन आप वर्दी सरकार की चुराइएगा, इसलिए मैंने यहाँ से थंबनेल भी गायब कर दिया। तो क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि भाई हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से विद्यमान होती है। तो देखिए, हवा की बात कर रही है, पृथ्वी पर भी हवा चलती है, वायुमंडल की भी हवा चलती है। तो यहाँ पर वायुमंडल पूछा है या हवा पूछा है, क्या देखिएगा, वायुमंडल पूछता तो सब लोग लगा देते कि भाई नाइट्रोजन गैस होती है वायुमंडल में, लेकिन यहाँ पर क्या पृथ्वी की बात कर रही है, पृथ्वी पर भी तो हवा चलती है। ये हवा की गति कहाँ पर सबसे अधिक होती है, कौन सी गैस होती है जो कि हवा में सबसे अधिक विद्यमान होती है, तो कौन सी गैस होती है, इसके लिए समझिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान होती है हवा में। तो हवा की बात करेंगे तो हवा को दो कॉन्सेप्ट में बात कर सकते हैं। एक तो वातावरण से बात कर सकते हैं हवा की, और एक बात कर सकते हैं वायुमंडल से। अंग्रेजी में अगर हम बोले तो एटमॉस्फियर बोल सकते हैं। तो वायु मतलब क्या होता है, हवा। तो वायुमंडल की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि हवा की बात की जा रही है। तो देखिएगा कौन सी गैस प्रमुख रूप से विद्यमान होती है। तो आप सभी को पता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि कितने प्रतिशत होती है आपकी, 78% होती है। कितने प्रतिशत होती है, 78% होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है आपकी, जो कि 21% होती है। कितनी, 21% होती है। उसके बाद आप देखिएगा एकमात्र अक्रिय गैस है जो कि आर्गन है, कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, जो कि आपके 0.003% पाई जाती है। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा ऐसी गैसें आपकी पाई जाती हैं। तो एकमात्र अक्रिय गैस है, ठीक है, एकमात्र अक्रिय गैस जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, एकमात्र अक्रिय गैस। बट अक्रिय गैस की बात करेंगे तो अक्रिय गैसें हमारे पास में 6 होती हैं। हीलियम कहाँ भरी जाती है, गुब्बारे भरी जाती है, जो कि एक अक्रिय गैस है। फिर नियोन आपकी अक्रिय गैस होती है। रेडोन भी क्या है, आपकी अक्रिय गैस है। जेनॉन अक्रिय गैस है आपकी, और क्रिप्टॉन भी आपकी अक्रिय गैस है। एक कौन सी अक्रिय गैस होगी, आर्गन। तो एकमात्र अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कहाँ पर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपकी अक्रिय गैस पाई जाती है। तो देखिएगा वायुमंडल की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका, नाइट्रोजन होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो सबसे अधिक क्या पाया, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। लेकिन एक बात अगर समझिएगा कि अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, और दूसरी कौन सी आपकी, सिलिकॉन। दूसरी कौन सी पाई जाती है, सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी पर, दूसरी सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन गैस पाई जाती है। अगर वहीं पे प्रश्न पूछा जाए कि वहीं से अगर दूसरा प्रश्न यहाँ से पुटअप करा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। अब देखिएगा ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में आपके हाइड्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में, हाइड्रोजन। तो तीनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं, तीनों क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा वातावरण में देखिएगा उस टाइप की गैसें हैं, पृथ्वी पर ऑक्सीजन, और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में आपकी कौन सी गैस पाई जाती है, तो देखिएगा सबसे अधिक मात्रा में आपके हाइड्रोजन पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। आर्गन एकमात्र अक्रिय गैस है जो कहाँ पाई जाती है,
जो पाई जाती है आपके, ठीक है, एकमात्र अक्रिय गैस है जो आपके वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। हो गया आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर और भी हम बात करेंगे तो इसके जैसे ऑक्सीजन की खोज किसने करी, तो जोसेफ प्रस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है ऑक्सीजन। देखिएगा पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं पौधे, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन मानव क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इसलिए हर व्यक्ति को क्या होता है, पौधे लगाने चाहिए, यानी कि वातावरण को प्रदूषित ना होने दें, इसलिए पौधे लगाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट के एरिया को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम जिंदगी ज्यादा से ज्यादा जी पाए। तो देखिएगा मनुष्य और पौधों में बहुत अंतर होता है। मनुष्य क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ता है वो पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात पे। फिर ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है, यानी कि ऋग्वेद में सबसे अधिक कौन सा देवता है माना जाता है। तो ऋग्वेद की अगर बात करेंगे, देखिएगा वेद आपके होते हैं, वेद को एक नाम है जिससे हम कहते हैं श्रुति, तो वेद को श्रुति भी कहते हैं। और वेद आपके 3 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यानी कि ऋग्वेद, आपको ये मत बोलिएगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। अभी देखेंगे वेद कितने प्रकार के हमारे होते हैं, यजुर्वेद और सामवेद, यानी कि 3 प्रकार के वेद होते हैं जिन्हें हम वेदित्री के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो 3 वेद होते हैं इन्हें हम वेदित्री कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदित्री कहते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने आपको बताया था, क्या कहते हैं, वेदित्री कहते हैं इनको। और अथर्ववेद इसका 4th पिलर है। ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद है, यानी कि अब क्या हो गया, नवीनतम वेद है आपका। अथर्ववेद कैसा वेद है, नवीनतम वेद है आपका, जिसमें जादू टोना की बातें की जाती हैं। नवीनतम वेद है, तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होगा, तो सबसे प्राचीनतम वेद जो होगा वो आपका ऋग्वेद होगा। सबसे प्राचीनतम वेद होगा आपका ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम आपका क्या होगा, अथर्ववेद होगा सबसे नवीनतम। और वेदित्री में 3 वेद आपके पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और नवीनतम वेद की बात अगर करें तो कौन सा, अथर्ववेद है। इसमें क्या कराया था, इसमें जादू टोना, जादू टोना की व्याख्या कहाँ की जाएगी, तांत्रिक मोहमाया की व्याख्या कहाँ पर की जाएगी, जिससे हम बचते हैं, औषधि यानी कि मेडिसिन की चर्चा कहाँ पर की जाती है, तो अथर्ववेद में मेडिसिन की चर्चा भी की जाती है। तो जादू टोना हो गया, मेडिसिन हो गया, पहले मारो फिर उसको जालो, यही सब बातें किसमें करी जाती है, अथर्ववेद में की जाती है। पहले जादू टोना करा दो इसके ऊपर, काला जादू करा दो, उसके बाद उसको मेडिसिन दिलवा दो, सब कहाँ मिलेगा आपका, अथर्ववेद में ही मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, अथर्ववेद में ही सब कुछ आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, आपके अथर्ववेद में। अब देखिएगा कि अगर हम बात करें कि जो वेदित्री होती है, ऋग्वेद होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता आपके कौन से हैं, इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता आपके इंद्र हैं। ठीक है, इंद्र को 200 सूत्र समर्पित हैं। कितने, सॉरी 250 सूत्र समर्पित हैं। उसके बाद में अग्नि देवता हैं जिनको 200 सूत्र समर्पित हैं। कितने, 200 सूत्र समर्पित हैं। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूत्र हैं, 10 मंडल हैं आपके। 1028 सूत्र हैं और आपके 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में 2 शब्दों की चर्चा की गई है। एक तो पुरुष सूत्र शब्द की चर्चा की गई है, पुरुष सूत्र की चर्चा की गई है, और एक नदी सूत्र शब्द की चर्चा की गई है। नदी सूत्र शब्द की चर्चा की गई है। 10वां मंडल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पुरुष सूत्र की शब्द कहाँ की गई है, और नदी सूत्र की तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। नवे मंडल की अगर बात करेंगे तो नमा मंडल जो है वो आपके सोम देवता को समर्पित है। सोम क्या है, तो सोम एक वनस्पति है। सोम क्या है, तो सोम एक वनस्पति है, सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसने लिखा गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं आपके विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसे हम क्या कहते हैं, एतराय। एतराय कहाँ पर है, आपके ब्राह्मण ग्रंथ है किसका, ऋग्वेद का।
और ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं। सब कुछ मैंने आपको तीनों प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो यहाँ तक अगर ये सब कुछ चीजें आपको याद नहीं हो पाई तो बात ठीक नहीं है, यहाँ तक ये याद रखिएगा, ठीक है। कि अब आप लोगों के लिए तैयारी करने का मेन उद्देश्य बन चुका है कि तैयारी करिए, क्योंकि वैकेंसी मात्र आपके 4 साल 5 साल के बाद आई है, इससे पहले कोई भी वैकेंसी आपके नहीं आई है, ठीक है। तो कृपया करके आप तैयारी को एक मोड़ ऐसा दीजिए कि पेपर आपके लिए एक अच्छा पॉइंट बन जाए और आपको वर्दी मिल जाए। तो वर्दी की चर्चा की जाएगी, वर्दी वर्दी मिलेगी आपको, है ना। और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं ना, सब लोग फॉर्म भर दो, क्योंकि सबको वर्दी मिलने वाली है, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट सीरीज आप देखिएगा, यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। कह रहे हैं राष्ट्रपति पुलिस अकेडमी कहां पर है? भाई राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय अकेडमी, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहां पर है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहां पर है? क्वेश्चन ये होगा, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होगा, ठीक है। तो कहां पर है आपके? देहरादून में है, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, इलाहाबाद में। देखिएगा, अगर हम हैदराबाद की बात करें किस नदी के किनारे है, तो आपके मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे है। देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून में बहुत ही अच्छा ही पॉइंट है जिसे वन अनुसंधान संस्थान कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आपके देहरादून में है। कहां पर है? आपके देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। नई दिल्ली की बात हमने करी है, तो नई दिल्ली की स्थापना किसने करी? तो नई दिल्ली की स्थापना अगनपाल ने की थी, जो कि आपके तोमर वंश से हैं। किस वंश से हैं? आपके तोमर वंश से हैं। नई दिल्ली की स्थापना आपके अगनपाल ने करी थी। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो किसने लिखा था आपके? ठीक है, इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है। यानी कि इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो आपके समुद्रगुप्त हो गया। अशोक से भी संबंधित है अभिलेख, और आपके अकबर और जहांगीर से भी संबंधित है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में यूपी SSS एग्जाम में पूछा गया है कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो किन किन राजाओं से संबंधित है। इसमें आपके बीरबल का नाम भी आता है और 4 राजा आपके ये हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जो है आपकी कहां पर है? हैदराबाद में। कहां पर है? आपके हैदराबाद में, जो कि मूसी नदी के किनारे है आपका। कहां पर है? अकेडमी आपके हैदराबाद में है, ठीक। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किस ग्रंथ में आता है? अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अर्थशास्त्र की अगर बात करेंगे तो 4वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। तो 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र लिखा गया था। राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है। प्रश्न बनेगा अर्थशास्त्र क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है, जिसे किसने लिखा था? तो लिखा था कौटिल्य के द्वारा। किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे विष्णुगुप्त, और क्या नाम है, और भी इन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है। और किसके समय में थे? तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे थे। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे आपके कौन? चाणक्य। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो अर्थशास्त्र में भी अपराधी का उल्लेख है, मनुस्मृति में भी है, न्याय मीमांसा में भी है। यानी कि आंसर होगा उपयुक्त सभी में है। इसमें है उपयुक्त सभी में है, आपके अपराधों का सिद्धांत सभी में आपके आता है, ठीक है। 4वीं शताब्दी की पुस्तक है। किस पर आधारित है? राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। याद रखिएगा, राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है, राइट। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे राज्य, यानी कि हमारा राज्य मतलब उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन के नाम से, वुमेन हेल्पलाइन के नाम से। ये सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। लड़कों के लिए बहुत सावधानी वाली चीज है, वरना वुमेन हेल्पलाइन है, याद रख लेना, हालत खराब कर देगी। उसी में आप भर्ती होने जा रहे हो, ठीक है। उसी पुलिस में आप भर्ती होने जा रहे हो।
हो सकता है वर्दी आपको मिल जाए तो आप भी किसी की हालत को खराब कर दें। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बातें। आपसे राज्य के बारे में तो पूछा ही पूछा जाएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। ये नहीं पूछा गया अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम कब लागू किया गया। देखिएगा अधिनियम था 2005। 2005 में अधिनियम था, लेकिन लागू हुआ था 2006 से। तो आंसर क्या होगा 2006। राइट आंसर क्या होगा 2006 आंसर आपका राइट होगा, लेकिन 2005 भी है इसमें लागू पूछा गया, वरना 2005 नहीं होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके गुजरात में है, जिसका उद्घाटन किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया था। किसने किया था, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने करा था, प्रधानमंत्री जी ने किया था, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 31 अक्टूबर को क्यों किया, क्योंकि इसी दिन हम मनाते हैं एकता दिवस। तो किसकी याद में मनाते हैं हम एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में हम एकता दिवस मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में हम एकता दिवस मनाते हैं। इसीलिए नर्मदा नदी के तट पर स्थापित की गई आपकी 182 मीटर की प्रतिमा, 182 मीटर की प्रतिमा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। याद रखिएगा, तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसको स्थापित किया गया। और एकता दिवस हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाते हैं। याद रखिएगा, याद में इनकी मनाते हैं एकता दिवस। अब देखिएगा कि कितने मीटर के, 182। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, कह सकते हैं बारदोली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। क्यों दी थी बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है, कब दी थी, तो 1928 में बारदोली की महिलाओं ने उपाधि दी थी सरदार की। दो तो पहले हम इसे वल्लभ भाई पटेल कहते थे, लेकिन अब इन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बारदोली की महिला या गांधी जी के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। किसकी, सरदार की, या हम कह सकते हैं गांधी जी। ऑप्शन में अगर बारदोली की महिलाएं नहीं है तो गांधी जी हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। किसको, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लौह महिला किसे कहते हैं, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं। आयरन मैन किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन कहते हैं। तो देखिएगा, बारदोली में आमंत्रित किए गए थे गांधी जी। किसके लिए आमंत्रित किए थे, कर को करने के लिए आमंत्रित करे गए थे। वहां पर कर था 6.02%, लेकिन ब्रिटिश ने, क्योंकि भारत तो गुलाम था उस वक्त में, ठीक है, यानी किसके उपनिवेश पर था, ब्रिटिश के उपनिवेश पर था, तो उन्होंने कर बढ़ाकर कितना कर दिया, 22% कर दिया। तो इस कर को फिर से स्थायी कराने के लिए जो वहां पर कार्यक्रम चलाया था कि जिस व्यक्ति का अंगूठा मांगा जाता था, क्योंकि या तो सिग्नेचर के द्वारा या अंगूठा के माध्यम से ही वो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को ले लेते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम होता था उसको चालाकी से सरदार वल्लभ भाई पटेल दूर किसी शहर में भेज देते थे, तो वो व्यक्ति मिलता नहीं था। इसलिए अंग्रेज विवश हो गए, और वहां से पता चला कि अंग्रेज जब विवश हो गए पूरी तरीके से, तो वहां से क्या हुआ, वहां से कर जो था वो उतना ही फिर से कर दिया गया। तो इसीलिए वहां की महिलाएं खुश हो गई, क्योंकि महिलाएं महिलाएं बची थी, पुरुषों को तो वहां से गायब कर दिया था। ठीक है, तो वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी कि आज से आप हमारे ही सरदार हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा व्यक्ति कहां पर है, आपके गुजरात में है। किस नदी के किनारे, नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी है आपके नर्मदा। तो पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है तो एस्चुरी का निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। कहाँ गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं और आपके अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सभी नदियां आपके कहां पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ओवरऑल सभी नदियां। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है,
तो कृषि उत्पादन में बढ़ावे से, गलत है। गोकुल हमेशा दूध से ही संबंधित होगा। दुग्ध उत्पादन में दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित होगा। ठीक है, याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन कौन सी क्रांति संबंधित होती है? आपकी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है? आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन। कौन है श्वेत क्रांति के जनक? तो हम कह सकते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या है? श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, याद रखिएगा, दूध जो होता है, दूध से क्या बनाते हैं हम? दही बनाते हैं। तो दूध का रंग जो होता है वो कैसा होता है? आपके हल्का पीला होता है। क्यों होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण। तो दूध का रंग कैसीन प्रोटीन के कारण क्या होता है? हल्का सा पीला होता है। और कैसीन क्या है? तो कैसीन एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, कैसीन क्या है? तो कैसीन एक प्रकार की प्रोटीन है, याद रखिएगा। इसी के बाद अगर हम बात करेंगे तो दूध से क्या बनता है? तो दूध से बना दही। दूध से बना आपके दही। तो दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। किसके द्वारा बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा बनता है। और दूध से दही बनना क्या कहलाता है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी किण्वन कहलाती है। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? आपके किण्वन कहलाती है। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था 1947 में। कब हो गया था? 1947 में हो गया था। पाकिस्तान में 1940 में लाहौर प्रस्ताव हुआ था, जिसके तहत इसके विभाजन की बात करी गई थी। अब विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? ये आप लोग बताइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था या मोहम्मद इकबाल ने दिया था? ठीक है, ये दो सिद्धांत आपका। अगर पाकिस्तान की बात हम करेंगे तो देखिए, पाकिस्तान दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया। पाकिस्तान जो था वो दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया। एक तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया और एक आपका पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन आज की डेट में जो पाकिस्तान है वो कैसा है? आपका पश्चिमी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में, पूर्वी पाकिस्तान 1971 में क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया था। और तब से पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की डेट आज हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश हो गया। अब बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा स्पर्श करती है। 4096.6 किलोमीटर की, 7 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करती है। तो देखिएगा, पश्चिम बंगाल की सीमा स्पर्श करेगी, त्रिपुरा की सीमा को भी स्पर्श करेगा, असम की सीमा को स्पर्श करेगा। ठीक है, मेघालय और मिजोरम की सीमा को स्पर्श करता है आपका कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है बांग्लादेश। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? त्रिपुरा जो है उसके साथ तीनों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्पर्श होती है। याद रखिएगा, सबसे लंबी। तो आज की डेट में जो पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जो ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 1 जनवरी को हुआ था। 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1966। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था? 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाल का उपनिवेश नहीं था? बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम या चौल? ठीक है, बंबई देखिएगा, बंबई की स्थापना किसने करी? गिरोल्ड अंगियान ने बंबई की स्थापना करी। गिरोल्ड अंगियान ने बंबई की स्थापना की थी। ठीक है, हुगली लूटपाट के लिए प्रयोग किया जाता था, पश्चिम बंगाल में है। मछलीपट्टनम जो था वो आपके पुर्तगालियों कब्जे में नहीं था।
ठीक है, पुर्तगालियों के कब्जे में मछलीपट्टनम नहीं था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो कौन है जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना क्या होता है? उपनिषद होता है। कल मैंने आपको बताया था गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना क्या होता है? उपनिषद आपका होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपनिषद। देखिए उपनिषदों की अगर बात करें तो उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है? 108 संख्या है। उपनिषदों की 108 संख्या है। और उपनिषद जो है वो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उपनिषद। और हम कह सकते हैं उपनिषद क्या है? तो दार्शनिक वे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। दार्शनिक पुस्तक है आपके उपनिषद। तो जो सबसे बड़ा उपनिषद है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा उपनिषद का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो उसने कम से कम 52 उपनिषदों का अध्ययन किया था। क्या नाम था? दारा शिकोह। तो उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। ठीक है, याद रखिएगा उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो दारा शिकोह उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, होर्मुज जल संधि किन दो देशों के मध्य में स्थित है? किन दो देशों के मध्य में स्थित है? बताइएगा। सऊदी अरब, कतर, ये तो नहीं है। ओमान व ईरान के मध्य में स्थित है। तो मुझे तो यही सही लग रहा है कि ओमान व ईरान के मध्य में स्थित है। ठीक है, आप देखिएगा जल संधि बहुत सारी है पेपर में। तो जल संधि से पेपर में प्रश्न बनेगा। 100% बनने वाले प्रश्न है ये, बिल्कुल 100% आपके पेपर में बनेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में ना बने। ठीक है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार आपके समक्ष क्वेश्चन आते रहेंगे और यही प्रश्न आपको करने भी है पेपर में। ठीक है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? तो चल पुलिस थाना कहां पर है? चलता हुआ पुलिस का थाना है, कहां पर है? आपके होशियारपुर में। देखिएगा इतना होशियार है कि होशियारपुर में है। आपके कहां पर है? होशियारपुर में है। जो चल पुलिस थाना है, जो चलता रहता है, गाड़ियों की तरह हमेशा चलता रहता है। ठीक है, आप भी यहीं पर पोस्टिंग आपकी भी करा दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? गीगाबाइट 1 किलोबाइट, यानी कि 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। कितनी होती है? 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। बस इतना सा याद रखिएगा। किलोबाइट, मेगाबाइट ये सब पेपर में आपके आएंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहां पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वियना ऑस्ट्रेलिया में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पेरिस फ्रांस में, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। तो देखिएगा इसका मुख्यालय आपके इंपोर्टेंट है और हकीकत में इसके मुख्यालय पेपर में आते हैं। तो पेपर में तो बहुत सारे मुख्यालय आते हैं, जैसे WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। WTO का मुख्यालय कहां पर है? ये भी आपके पेपर में आता है, ये भी आपके जिनेवा में है। ठीक है, आप देखिएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व बैंक की अगर बात करेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय आपके कहां पर है? वाशिंगटन DC में। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है आपके? ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, यानी कि यहीं पर आपके मुख्यालय है। तो देखिएगा समझते रहिएगा। UNO का मुख्यालय का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है आपके? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय कहां पर है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। UNEP का मुख्यालय कहां पर है? तो हम कह सकते हैं नैरोबी में। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ठीक है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय आपके कहां पर है? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस फ्रांस में है। ये देखिएगा वो मुख्यालय हैं जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।
अगर इंटरपोल की बात करेंगे, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? कल ही हमने पढ़ा था पेरिस में है, लेकिन लियोन में है। लियोन पेरिस में है, आपके पेरिस यानी कि फ्रांस में है। ठीक है, ये वो मुख्यालय है जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा बार पूछे भी जाएंगे। ठीक है, याद रखिए, सबसे ज्यादा बार पूछे भी हैं और सबसे ज्यादा बार आपके पेपर में पूछे भी जाएंगे, वो मुख्यालय हैं। आप देखिएगा, नोट करिएगा। और बहुत सारे मुख्यालय हैं, आपको मुख्यालय के लिए एक स्पेशल टॉपिक मैं बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से देखिएगा कि कितने सारे टॉपिक आपके पड़े हुए हैं। एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम एक सीरीज को स्टार्ट करेंगे। वो सीरीज आपकी कैसी होगी, सुनिएगा। वो सीरीज आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एक देश को ले लेंगे, जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे एक राज्य को ले लिया दिल्ली, जो कि पेपर में आते हैं। जैसे एक देश हो गया भूटान, ठीक है, ऐसे ही हमने एक राज्य को ले लिया। ऐसे लगातार आपके लिए सीरीज भी स्टार्ट करेंगे बाई वन बाय, छोटी छोटी वीडियो पर, आधे आधे घंटे की क्लासों पर हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे पूरी तरीके से। उसकी डिटेल पार्ट को पढ़ेंगे, कैसे बांग्लादेश से भी क्वेश्चन आता है, भूटान से भी क्वेश्चन आता है, हर जगह से आपके लिए क्वेश्चन आता है। चीन हो गया, हर जगह से कितने संगठन है, कितने मुख्यालय हैं, कितने कितनी चीजें हैं यहाँ पर, ये सभी आपको हम बताएंगे। और किस प्रकार से आपको बताएंगे, ये तो आपको क्लास देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये सेगमेंट आपके लिए जो स्टैटिक के पॉइंटों पे बात होगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की क्लासें रहेंगी आपके लिए, और समक्ष आपके प्रस्तुत भी होंगी ऐसी ऐसी क्लासें जो कि जबरदस्त होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके वियना में है। ठीक है, अब देखो, परमाणु हथियार संगठन का मुख्यालय भी आपके यहीं पर है। परमाणु हथियार रासायनिक संगठन का मुख्यालय भी आपके यहीं पर है। परमाणु हथियार रासायनिक संगठन का मुख्यालय भी आपके यहीं पर है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फोर्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं में 18वीं वर्ष सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय महिला कौन सी है? महिलाएं ये कौन सी है, पहले ये तो देखो। महिलाएं देखो, ये महिलाएं सब गलत हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसके क्वेश्चन तो ठीक होगा, लेकिन ऑप्शन ही गलत हो गया, या तो क्वेश्चन गलत छप गया यहाँ पर। ठीक है, महिलाएं देखो, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो कोई भी मुगल शासक आपके फोर्स की सूची में नहीं आ पाया। मुझे तो लगता है टोटल के टोटल मुगल शासक फोर्स की सूची में थे। विश्व में सबसे ज्यादा धन तो उन्हीं के पास में था उस टाइम पर। ठीक है, क्योंकि वो राजा थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात करें तो देखिएगा, पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा ली गई थी, वो सोवियत संघ रूस से हमने ग्रहण की थी। कहां से? सोवियत संघ रूस से पंचवर्षीय योजनाओं को हमने लिया था। और पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत की गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ऐसी पंचवर्षीय योजना 5-5 समय के अंतराल पर चलती रही। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां भी इसी के समय पर आती हैं, 5-5 वर्षों के अंतराल पर ही आती हैं। जैसे यूपी पुलिस की 5-5 वर्षों के अंतराल पर ही है। ऐसे लगातार योजनाएं चलती रही। जहां पर घाटा पड़ जाता था, वहां पर योजनाएं बंद कर दी जाती थी। तो देखिएगा, आपको मैं कुछ ही योजना बनाऊंगा, यानी कि ये देखिएगा, ये घाटा पड़ गया था, तो इसलिए योजना को बंद कर दिया था। और उसके बाद में फिर से योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, फिर से योजना स्टार्ट की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिएगा, 1974 से लेके 1978। ठीक है, इस योजना की बात करिएगा। ठीक है, फिर 1978 से लेके 80 तक समाप्ति हो गई। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है यहाँ से। 69 आपके 74 हो गया 5 वर्षों में, 66 हो गया 69 से। ठीक है, 3 वर्षों का अवकाश हो गया, ये 5 वर्ष हो गए, ये 4 वर्ष हो गए। फिर 1978 से 1980 तक समाप्त हो गई। ठीक है, ये योजना समाप्त हो गई। उसके बाद में 1980 से लेके 1985 तक योजना चली थी।
ठीक है, तो 5-5 वर्षों के अंतराल पर योजना थी, फिर 85 से 90 चली थी, ऐसे लगातार योजनाएं चलती रही। ठीक है, ऐसे लगातार योजनाएं आपकी चलती रही। अब देखिएगा ऐसे योजनाएं चल तो रही थी, लेकिन देखिएगा इन योजनाओं को पढ़िएगा। ठीक है, तो 85 से 90 हो गई, और लास्ट जो योजना थी हमारी वो 2012 से लेकर 2017 तक थी। 2012 से लेकर 2017 तक थी। अब देखिएगा इस योजना में बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप नोट करिएगा। जैसे ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये क्या है आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है, जो कि हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित है। किस पे? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। लोनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें आपकी क्या आई थी? हरित क्रांति आई थी। क्या आई थी? हरित क्रांति आई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना ने। चौथी पंचवर्षीय योजना ऐसे आपके आने लगी। चौथी पंचवर्षीय योजना देखिएगा, ये जो है ना, ये आपकी योजना अवकाश हो गया, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद योजना अवकाश हो गया। तो 66 से 69 तक पहला योजना अवकाश हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 74 इस योजना में कुछ भी आपके नहीं हुआ था। क्या हुआ था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, या 5वीं में दिया गया था। उसके बाद में तो ये देखिएगा, ये आपके 4 वर्ष हुए। इस योजना को देखिएगा, इस योजना पे 4 वर्ष हुए थे। तो इसमें क्या लागू किया गया था? रोलिंग प्लान लागू किया गया था। रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। आपके लेखपाली के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में योजना आ गई आपके। ठीक है, 78 से लेके 80 तक ये क्या था? ये दूसरा योजना अवकाश था। ये दूसरा योजना अवकाश था। और 1980 से 1982 छठी पंचवर्षीय योजना में सबसे जो जरूरी काम था वो नाबार्ड की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1942 को नाबार्ड की स्थापना की गई। कहाँ की स्थापना की गई? नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाएं चली। उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं तो चली, लेकिन लास्ट पंचवर्षीय योजना को 2015 में ही समाप्त कर दिया। लेकिन डेट क्या थी? 2012 से 2017। और इसके स्थान पर अब क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। अब इसके स्थान पर क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। तो जब इसके स्थान पर नीति आयोग बन गया, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है आपके नीति आयोग का। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। पहले भी योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे? प्रधानमंत्री थे पंचवर्षीय योजनाओं की। प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पंचवर्षीय योजनाओं के लिए एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। उसी स्टैटिक जीके में पंचवर्षीय योजनाओं को भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, अब देखिए कावेरी नदी आपका मैसूर का पठार, बिल्कुल ठीक है। ताप्ती नदी आपकी हो गई। ठीक है, देखिए कावेरी नदी ठीक नहीं है आपके, मैसूर का पठार है, ब्रह्मगिरी का पठार नहीं। तो यही आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, यानी कि आंसर आपका यही वाला होगा। तो आंसर तो हमारा यही वाला होगा। तो इस पे थोड़ा सा सुमेलित नहीं खा रहा है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो मैसूर के पठार से तो कुछ हुआ नहीं इसका, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अब देखिए ताप्ती बैतूल के पठार से बिल्कुल ठीक है। सोन आपके पेंड्रा के त्र्यंबक के पठार से बिल्कुल ठीक है, एकदम राइट है। दोनों के दोनों गोदावरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखिएगा, उसमें आपको पता है पूरी तरीके से गोदावरी के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ग्रेट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम संविधान की बात करें, देखिएगा अगर संविधान की बात यहां से करें तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसको बनने में लगभग में 3 वर्षों का समय लगा। कितने वर्षों का समय लगा? 3 वर्षों का, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, यानी कि 1 साल में
12 दिन कम का समय लगा था, 3 सालों में 12 दिन कम का समय लगा था। ठीक है, अब ये समय लगा था। भारत आजाद कब हुआ था? भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इसके बाद एक समिति गठित हुई थी 29 अगस्त 1947 को, एक समिति गठित हुई थी जिसे हमने नाम दिया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का नाम दिया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। पेपर में आपके सब नामों से पूछी जाती है। मसौदा समिति भी कहते हैं। ओवरऑल इस समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। हिंदी में भी लिखे आ सकता है आपके ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। यानी कि इस समिति को हम 4 नामों से जानते हैं। ठीक है, आपके संविधान के ठीक 14 दिन के बाद एक समिति का गठन हुआ जिससे सबसे ज्यादा मेहनत करी थी संविधान के निर्माण करने में। इसने, इसीलिए भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, टोटल वर्ष लग गए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि आप याद रख सकते हैं लगभग में 3 वर्ष लगे थे। ठीक है, संविधान को बनाने में। संविधान का प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया? तो संविधान का प्रतीक था हाथी। और संविधान का कैलीग्राफर कौन था? जो कि लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का कैलीग्राफर कौन था। तो संविधान का कैलीग्राफर जो था वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण, जिन्होंने संविधान लिखने के लिए कोई भी रुपए नहीं लिया। प्रेम बिहारी नारायण। तो संविधान का जनक हम कहते हैं किसे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। लेकिन संविधान का कैलीग्राफर, सुलेखक किसे कहते? तो प्रेम बिहारी नारायण को भारतीय संविधान का सुलेखक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सुलेखक किसे कहते हैं? तो प्रेम बिहारी नारायण को कहते हैं, जिन्होंने संविधान लिखने के लिए सिर्फ ये बोला था कि एक पृष्ठ पर मेरा नाम, प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम, अंतिम पृष्ठ पर मेरे साथ में मेरे दादाजी का नाम, दादाजी का नाम राम प्रसाद था। और राम प्रसाद इंडियन हिस्ट्री में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, जो कि 7.5 फीट का व्यक्ति था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था वो कौन था आपका? ठीक है, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वो भी राम प्रसाद था। ठीक है, तो राम प्रसाद के संवैधानिक सलाहकार बोले या कानूनी सलाहकार बोले? ठीक है, पेपर में कानूनी आ जाए या लिखे आ जाए आपके विधिक सलाहकार, तो कौन होंगे आपके? तो विधिक सलाहकार कौन होंगे? बी एन रॉय। बेनेगल नरसिम्हा राव आपके बी एन रॉय होंगे। ठीक है, के एम मुंशी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया और भारत की बैठक के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रश्न का। ठीक है, तो देखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे, ये सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके। ठीक है, याद रखिएगा इस बात पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरण उत्पन्न करता है? तो ईंधनों में डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कोयला हो गया। सबसे ज्यादा कौन करता है? कोयला करता है। ठीक है, सबसे कम कौन करेगा? तो आपके हाइड्रोजन करेगा, जो कि सबसे कम आपका करेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन, तो देखिएगा आवर्त सारणी में तो स्थान मिला नहीं हाइड्रोजन को, आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला। देखिएगा, साइंस के क्वेश्चनों के लिए हम 2 से 3 वीडियो पढ़ेंगे जो कि कंप्लीट होंगी, ऊपर साइंस के ऊपर ही बेस्ड होंगी उनके लिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहली वीडियो में क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी पेपर के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि यूपी पुलिस, जेल बॉर्डर, यूपीएसआई में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले हम उन पे बात करेंगे। साइंस को अलग से हम पढ़ेंगे, बाकी सबको इसी प्रैक्टिस सेट में पढ़ेंगे। ठीक है, और ओवरऑल हम 5 वीडियो में समाप्त करेंगे किसको? साइंस को। ओके, तो देखिएगा, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2 और 1s3। 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की जो खोज करी है वो किसने करी है? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की है, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, यानी कि 1s1 को हम बोलते हैं प्रोटियम। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसे हम बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये परमाणु क्रमांक होते हैं, और जो ऊपर इसके लिखे हैं वो क्या होते हैं? आपके परमाणु भार होते हैं। ये वाले क्या होते हैं? ये आपके परमाणु भार होते हैं। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। याद रखिएगा, समस्थानिक कहते हैं उन्हें हम। तो बनस्पन, अब देखिएगा, हाइड्रोजन की खोज तो पता ही है आप लोगों को किसने करी, और अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को, ठीक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको लग नहीं रहा, उससे दुगना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कृपया करके आप बने रहिएगा पूरी की पूरी वीडियो में। पेट्रोल नहीं करता, कोयला नहीं करता। देखिएगा, कोयले की अगर बात करेंगे तो कोयला आपके 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छी किस्म का कोयला जो होता है उसे हम एंथ्रोसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइड्स कहते हैं। उसके बाद आपका जो कोयला होता है उसे हम बिटुमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बिटुमेंस कहते हैं। फिर हमारा लिग्नाइट का कोयला होता है, और उसके बाद में हमारा पिट कोयला होता है। कितना कोयला होता है? पिट कोयला होता है। तो 4 प्रकार का कोयला होता है, जो कि आपके एंथ्रोसाइड्स का जो कोयला होता है वो आपके जम्मू कश्मीर में मिलेगा। बिटुमेंस का कोयला आपके झारखंड के क्षेत्रों में मिलेगा, और लिग्नाइट का कोयला आपके तमिलनाडु क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। और पिट कोयला आपके कहाँ मिलेगा? तो पिट कोयला आपके दलदली क्षेत्रों में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? दलदली क्षेत्रों में मिलेगा पिट कोयला आपके, राइट। तो पिट कोयला आपके कहाँ पर मिलेगा? दलदली क्षेत्रों में मिलेगा। और कोयले का सबसे ज्यादा जो भाग पाया था वो कहाँ पाया था? आपके गोंडवाना लैंड में। कहाँ पर मिलेगा सबसे ज्यादा कोयला? तो गोंडवाना लैंड में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रोसाइड्स जो कोयला होता है वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है आपके, ठीक है। तो प्रश्न हमारा, न्यूनतम पर्यावरण आपके हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो वंदे मातरम समाचार पत्र, आईएनसी, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है, जो कि 1917 के कानपुर अधिवेशन, नहीं, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। कहाँ की अध्यक्ष बनी थी? कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। वंदे मातरम की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने। किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने लिखा था वंदे मातरम को, ठीक है। याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू हो गए, बिपिन चंद्र पाल। गरम दल के नेता थे आपके 3, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आपके गरम दल के नेता थे। बिपिन चंद्र पाल आपके गरम दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक। तो लाल बाल और पाल, ठीक है, एक गरम दल के सब क्या थे? नेता थे आपके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हर एक सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। अभी तो मात्र 22 क्वेश्चनों पर पहुंचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति से या राज्यपाल से आपके 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल नंबर 153 और आर्टिकल नंबर 155, दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि
प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, आर्टिकल नंबर 153। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 155 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 155। आंसर क्या होगा आपके, 155। क्या होगा आंसर, 155 ही इसका राइट आंसर भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 155 इसका राइट आंसर होगा। एक 63 की बात करेंगे तो 63 में आपके क्या होगा, उपराष्ट्रपति। तो भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि 63 आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसके आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, 63 आर्टिकल के अंतर्गत ये आएगा आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, बागवानी से है, पौधारोपण से है, सॉरी पौधरोपण से है, या आलू टमाटर प्याज की कीमतों से उतार चढ़ाव को रोकने के लिए है, या कृषि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईबीएस का प्रश्न है, आजकल ईबीएस पेपरों में बहुत पूछा आता है। तो आलू टमाटर प्याज की कीमतों पर उतार चढ़ाव के लिए है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवर्धन योजना का संबंध किससे है, पशुपालन में वृद्धि, देशी गोवंश का रक्षण, ये भी गलत, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का क्या होगा, प्रबंधन होगा। इंपॉर्टेंट है एकदम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है। तो वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है, जनगणना के अनुसार कितनी है, 53 मिलियन है। कितनी है आपके, 53 मिलियन है। ठीक है, कितना है आपका, 53 मिलियन है। ठीक है, याद रखिएगा, टिप याद रखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन जो बल्हाना उस पर सिर्फ बल्हानर पर ही बात की जाएगी। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। ठीक है, तो देखिएगा लोकसभा। ठीक है, संसद की बात तो हमने कल की थी। ठीक है, लोकसभा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत आती है। और लोकसभा कैसा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर विघटित कर सकता है। किसका सदन है आपके, जनता का सदन है। इसका, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, यानी कि हम लोग इसमें वोट डालते हैं, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। अस्थायी सदन है आपके। इसके जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष है, 5 वर्ष है। राष्ट्रपति इसे विघटित भी कर सकता है। विघटित कौन कर सकता है, तो विघटित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही विघटित कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी होगी, तो लोकसभा इलेक्शन लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है आपके, 25 वर्ष होती है। और जनता का सदन होता है। प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष है वो क्या है, जीबी मालवंकर। जीबी मालवंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। पहली कब हुई, ठीक है, 13 मई 1952 को पहली लोकसभा की मीटिंग हुई थी। देखिए, 2 महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, एक तो आपकी मीरा कुमार हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, और एक आपकी सुमित्रा महाजन है। कौन, आपकी सुमित्रा महाजन है जो कि लोकसभा अध्यक्ष है। तो अभी तक 2 महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी है। ठीक है, 2 महिला हैं जो लोकसभा अध्यक्ष बनी है अभी तक। ओके, याद रखिएगा। पहले लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन है। ठीक है, एक सेकंड, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कोई नहीं, फिलहाल चलते हैं आगे। पहला प्रश्न है कि पोटाल पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपके, देखिएगा, जोधपुर के महाराणा से, या दलाई लामा से, हिमाचल
प्रदेश के राजा वीरभद्र से या बाजीराव मस्तानी से? किससे संबंधित होगा आपके? तो देखिएगा दलाई लामा से संबंधित है। 160 करोड़ इसकी कीमत है आपके, किसके? ये पोटाल पैलेस की 160 करोड़ इसकी कीमत है आपके। किससे है? आपके तिब्बत में है और आपके दलाई लामा से संबंधित है ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है कि रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका में पीटर्स मार्गेट्सबर्ग स्टेशन से प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से सामान सहित बाहर कर दिया गया था? तो सामान सहित भाई बाहर कर दिया गया था किस डिब्बे से, कब कर दिया गया था? तो 1893 में। महात्मा गांधी के लिए एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर इसकी कोई भी ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे महात्मा गांधी से। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता, छल्ला, गड्ढा, ये सभी क्या है? जरीब के हिस्से हैं आपके, ठीक है। क्या है? सब जरीब के हिस्से हैं, ओवरऑल सब आपके जरीब के ही हिस्से हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में कि 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, तो 1 एकड़ किसके बराबर होती है? 4840 वर्ग गज के, बिल्कुल। 10 वर्ग जरीब के, ये आपके हेक्टेयर में भी इतना ही होता है, यानी कि उपयुक्त सभी, ये भी उपयुक्त सभी सही है। तो बिल्कुल आप नोट शिप कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से पूछा जाएगा, क्योंकि लेखपाली के पेपर में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? किस प्राचीन साम्राज्य में? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, उपयुक्त में कोई भी नहीं। देखिएगा, विजयनगर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। और जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। तो ये दोनों स्थापना दिल्ली सल्तनत के एक ही राजा के समय हुई थी, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो राज्यों की स्थापना हुई थी, एक आपका बहमनी राज था और एक आपका, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य था। क्योंकि इसका जो समय है वो 1325 से लेकर 1351 तक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो इसमें यही बनता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय हुई थी, ठीक है। अब आपके देखिएगा, इस साम्राज्य का जो संस्थापक है बहमनी साम्राज्य का, उसे क्या कहते हैं? हसन गंगू। और विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक है उसे हम क्या कहते हैं? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने क्या करी थी? स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल है वो क्या? आपके हम्पी। और हम्पी को विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था, जो कि खंडरों के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक यात्री आया था जिसे क्या कहते हैं? इब्न बतूता कहते हैं, जिसने पुस्तक लिखी थी किताब उल रहला। किताब उल रहला पुस्तक जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किताबुल रहला पुस्तक को लिखा था। कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताबुल रहला पुस्तक को लिखा था। तो देखिएगा, वैसे तो इनके बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारा है हमारे पास में, हिस्ट्री कभी कम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन टाइम को देखते हुए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक शराब को बिल्कुल तक नहीं छूता था, यानी कि बिल्कुल भी शराब को नहीं छूता था। और ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो बिल्कुल पूरी तरह से क्या करता था? शराब में ही डूबा रहता था, ठीक है। उसका नाम है औरंगजेब। लेकिन जो शराब को बिल्कुल नहीं छूता था उसका नाम क्या है? आपके औरंगजेब। मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में मुगल बादशाहों के मकबरे और मुगल बादशाहों के शासनकाल टोटल को बताया है। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर, सॉरी प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देखें कि उसमें कैसे कैसे मैंने आपको डिवाइड करके बताया है, ठीक है। तो आप वहां चले जाएं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में चले जाएं और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में भी बताएं, क्योंकि उन क्वेश्चनों को हम डिटेल में अब चर्चा नहीं करेंगे जो क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे है? रामानंद को, ठीक है। किसको है? रामानंद को है। आपके उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, जो कि आपके कहां पर है? डेनमार्क में। कहां पर है? आपके डेनमार्क में है। और ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका, ठीक है। तो कहां पर है? आपके डेनमार्क में है, ओके।
उसके बाद में कौन सा न्यू गिनी है, उसके बाद में कौन सा न्यू गिनी में 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होगी। तो देखिएगा 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होती है, यानी कि एक देशांतर में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर है ना, इतनी होती है। लेकिन इसमें एंगल की बात करी जा रही है तो एंगल कितना होगा आपके 15 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा आपके 15 डिग्री होगा। ठीक है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपका देखिएगा कोहरा कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, कोहरा कहलाता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तेज हवा द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़ती है, जो मिट्टी तेज हवा में उड़ती है उसे क्या कहते हैं, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या बुलई मिट्टी। कैसे कहते हैं, बुलई मिट्टी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कौन सी मिट्टी कहते हैं उसे, तो उसे हम कहते हैं बुलई मिट्टी। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन किसने किया। किसने किया, तो देखिएगा न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसे कैपिटल जी से लिखते हैं और इसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये किसने दिया था, आपके आर्किमिडीज ने। क्या है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने करी थी, आर्किमिडीज ने की थी जल स्थानांतरण की खोज। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपके लिए नंबर भी है। कौन सा नंबर है आपके लिए, ये आप लोगों को पता ही है। आप लोग नंबर सेव कर लीजिएगा अपने फोन में। और वैसे आपको कमेंट्स बॉक्स से भी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। ओके, टाटा, बाय बाय।